Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 11, The Modern Age in Europe, Renaissance. बेटा ये जो वर्ड रेनेसांस है इसको हिंदी में हम पुनर्जागरण कहते हैं. रिबर्थ, रिवाइवल इसके सिनोनिम्स होंगे. अगर हम रेनेसांस की बात कर रहे हैं इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, वो पीरियड जहाँ पर कल्चरल और इंटेलेक्चुअल रिवाइवल हुआ. और कब हुआ, तो ये हुआ 14th एंड 16th सेंचुरी के बीच में. ठीक है बात. वर्ड रेनेसांस किस लैंग्वेज से लिया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है. हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, पुनर्जागरण. इसके इंग्लिश सिनोनिम्स की बात करें तो वो होंगे रिबर्थ, रिवाइवल. और ये पीरियड कब से कब तक था, 14th सेंचुरी से लेकर के 16th सेंचुरी तक. ठीक है, स्पेशली इस पर्टिकुलर पीरियड को आज हमको इस चैप्टर में पढ़ना है. तो बेटे ये जो टर्म रेनेसांस है इसका मीनिंग होता है रिबर्थ और रिवाइवल. रिबर्थ मतलब फिर से जन्म लेना, किसी चीज़ को रिवाइव करना, किसी चीज़ को जो पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसको एक नए एंगल से देखना, है ना. इट स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट. बेटा इतना आसान नहीं था 14 से लेकर के 16th सेंचुरी में क्वेश्चन करना, लॉजिक देना, रीज़न की बात करना. तो इसीलिए कहा गया है कि यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट हुआ. ठीक है, कब से कब तक, मिडिवल पीरियड से स्टार्ट होके कब तक, मॉडर्न टाइम्स तक. शुरुआत कब होती है बेटा, तो इसकी शुरुआत होती है 14th सेंचुरी में. कहाँ पर होती है, इटली में होती. और ये लास्ट ख़त्म कब होता है, 17th सेंचुरी में. ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट था जो कहाँ पर हुआ, यूरोप में हुआ. कब से कब तक, मिडिवल हिस्ट्री से मॉडर्न टाइम तक चला, मिडिवल टाइम से मॉडर्न टाइम तक चला. इसकी बिगनिंग 14th सेंचुरी में होती है इटली में, और ये ख़त्म कब होता है, 17th सेंचुरी में. यहाँ पर हम लोग देखेंगे बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस. यहाँ पर जो सबसे बड़ा चेंज आएगा वो ये होगा कि यहाँ पर हम देखेंगे हमारे सोचने की शक्ति को, कि ये किस तरीके से चेंज होती है, किस तरीके से हम इंडिपेंडेंटली सोच सकते हैं विदाउट बीइंग द कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल एजेंसीज़. ठीक है, जो एक्सटर्नल एजेंसीज़ थी जो हमारी थिंकिंग को कंट्रोल कर रही थी, अब हम उनके कंट्रोल से बाहर निकल के सोचना चालू करेंगे. इट मार्क द रिवाइवल ऑफ फ्रीडम टू थिंक. अब यहाँ पर रिवाइवल होगा, किसका रिवाइवल होगा, सोचने की शक्ति का. अब हमें फ्रीडम मिलेगा कि भाई हम जो चाहें वो सोच सकते हैं. अब हमें कोई एक्सटर्नल एजेंसी कंट्रोल नहीं करेगी. बेटा इसी टाइम को हम क्या भी कहते हैं कि इसी टाइम में एंशिएंट ग्रीक्स, रोमन क्लासिक्स की जो स्टडी थी उसका भी क्या हुआ, रिवाइवल हुआ. ठीक है, जो अध्ययन था, जो पढ़ाई थी, जो समझ थी किसकी, एंशिएंट ग्रीक की, रोमन क्लासिक्स की, उसमें भी हम क्या देखेंगे, रिवाइवल देखेंगे, चेंजेस देखेंगे. इस पीरियड में बहुत सारे रिमार्केबल चेंजेस आए. कहाँ पर, यूरोप में, जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया. बेटा लॉजिक, रीज़न जिनकी कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी यूरोप में. एक टाइम यूरोप में भी ऐसा था जब हम कहते थे कि ये यूरोप का डार्कर पीरियड है. इस टाइम में जब आपको कहा जाता है इंडिपेंडेंटली कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो क्लर्जी कह रहे हैं, जो बातें आपको चर्च कह रहे हैं, बस उतना ही करते चलो. इसके बाद में आप जब लॉजिक करने लगेंगे, रीज़न करने लगेंगे, क्वेश्चन पूछने लगेंगे, तो ऑब्वियसली बात है चेंजेस तो आएंगे. तो इस तरीके के चेंजेस इस टाइम में, रिमार्केबल चेंजेस हमें यूरोप में देखने को मिले जिन्होंने वर्ल्ड की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया. फर्स्ट, ये जो चेंजेस आ रहे थे इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेस था, जो एक माइलस्टोन बना हिस्ट्री का, वो था डिसइंटीग्रेशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम. फ्यूडलिज्म को हम हिंदी में सामंतवाद कहते हैं. ठीक है, तो ये जो फ्यूडल सिस्टम था यूरोप में, क्या पूरी दुनिया में ही ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, लोगों को आतंकित करता था. लोग जो हमारे स्मॉल फार्मर्स थे वो बहुत परेशान थे इस सिस्टम से. तो ये सिस्टम धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होने लगा. ठीक है बेटा, अब सामंतवाद ख़त्म होगा, सामंती व्यवस्था, सामंती सिस्टम जो था वो ख़त्म होगा यूरोप में. तो ऑब्वियसली बात है एक नया सोशल ऑर्डर आएगा, एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर आएगा. तो जैसे ही फ्यूडलिज्म का एंड होता है यूरोप में, विच अशर्ड मतलब किसी चीज़ की शुरुआत करना, तो यहाँ से हम देखेंगे नए सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर की शुरुआत होती है. और यहीं से हम कहेंगे कि अब मॉडर्न एरा का बिगनिंग होगा, शुरुआत होगी. कॉजेज़ ऑफ
रेनेसांस, तो पहला कॉज ये था कैप्चर ऑफ कंस्टेंटिनोपल। कंस्टेंटिनोपल को बेटा आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। कैपिटल ऑफ टर्की क्या है? इस्तांबुल। इस्तांबुल को पहले किस नाम से जाना जाता था? कंस्टेंटिनोपल के नाम से जाना जाता था। एक पूरा के पूरा सॉन्ग भी है इस पे, देखना आप लोग। इस्तांबुल वॉज नोन एज कंस्टेंटिनोपल, ऐसे डालना इस्तांबुल वॉज नोन एज कंस्टेंटिनोपल, तो वो पूरा सॉन्ग आ जाएगा। कंस्टेंटिनोपल कैपिटल था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का और सेंटर था ग्रीक और रोमन कल्चर का। मतलब कंस्टेंटिनोपल को आप कम नहीं आंक सकते हो, यहाँ पर ही ग्रीक कल्चर फ्लरिश करता है, रोमन कल्चर फ्लरिश करता है, तो ये एक सेंटर होता है, ठीक है, ग्रीक और रोमन कल्चर का। ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का कैपिटल होता है क्या? कंस्टेंटिनोपल। यहाँ पर बहुत सारे वैल्यूएबल मैन्यूस्क्रिप्ट थे ग्रीक्स के और रोमन राइटर्स के। पर क्या होता है बेटा, जब टर्किश एम्पायर अपने पीक पर होता है तो वो कंस्टेंटिनोपल को भी जीत लेता है, ठीक है। जब टर्किश एम्पायर अपने पीक पे होता है तो वो किसको भी जीत लेता है? कंस्टेंटिनोपल को जीत लेता है। कब जीत लेता है? 1453 में। तो बहुत सारे जो ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स होते हैं, अब उन्हें वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता है ना, भागना पड़ता है। तो वो अपनी जितनी भी मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह थी उनकी, उसको साथ लेकर वो उस कंस्टेंटिनोपल वाले पार्ट को छोड़कर भागते हैं। तो भाग के कहाँ पहुँचते हैं? तो वो पहुँच जाते हैं रोम में, ठीक है, एंड अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो यूरोप के अदर पार्ट्स में तो पहुँचते हैं, पर इसमें से कुछ स्कॉलर कहाँ पहुँच जाते हैं? रोम पहुँच जाते हैं। तो इतनी बातें समझ में आई। पहला रीज़न है कि कैप्चर होता है कंस्टेंटिनोपल का, इसीलिए रेनाइसेंस आता है। तो कंस्टेंटिनोपल क्या है? ईस्टर्न रोमन एम्पायर की कैपिटल थी, जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ग्रीक रोमन कल्चर का सेंटर हुआ करता था। बहुत सारी वैल्यूएबल मैन्यूस्क्रिप्ट थी जो रोमन राइटर्स ने लिखी हुई थी, ग्रीक राइटर्स ने लिखी हुई थी। पर जैसे ही कंस्टेंटिनोपल को तुर्क लोग जीत लेते हैं 1453 में, तो यहाँ से फ्ली कर जाते हैं ग्रीक और रोमन स्कॉलर्स और पहुँचते कहाँ पर है? रोम और यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स में। वो अपने साथ साथ खुद तो भागते हैं, अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट भी लेके जाते हैं, जितनी भी उनके पास मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो भी सब ले जाते हैं। अब ये मैन्यूस्क्रिप्ट लेके वो कहाँ पहुँचे हैं बेटा? रोम में। तो रोम अब सेंटर बन जाएगा ग्रीक कल्चर का। क्या? रोम अब सेंटर बन जाएगा ग्रीक कल्चर का। सारी मैन्यूस्क्रिप्ट वहाँ पर है, सारे स्कॉलर्स वहाँ पर हैं। और ये जो स्कॉलर्स होंगे ये बहुत जीनियस थे, लिबरल आउटलुक के मैन थे, सारी चीज़ों को जानते थे, समझते थे। ह्यूमैनिज़्म पे इनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा था। मतलब अब गॉड सेंटर में नहीं था, अब क्या सेंटर में था? ह्यूमैनिज़्म सेंटर में था, है ना, कि भाई जो भी आपको बात करनी है वो ह्यूमन को सेंटर में रख के करनी है, ना कि गॉड को सेंटर में रख के करनी है। तो ये जितने भी स्कॉलर्स थे जो रोम पहुँचे अपने मैन्यूस्क्रिप्ट के साथ, ही बहुत जीनियस थे, लिबरल आउटलुक के थे, ह्यूमैनिज़्म पे बिलीव करते थे, लॉजिकल थिंकिंग की बात करते थे। जहाँ पर भी ये जाते ये नए स्पिरिट और नए आइडियाज़ को लेके जाते कि भैया लॉजिकल थिंकिंग भगवान ने आप लोगों को दिमाग दिया है, तो भगवान ने दिमाग प्रिजर्व करने के लिए नहीं दिया है। क्वेश्चन करो, हर बात के पीछे रीज़न जानने की कोशिश करो, लॉजिक ढूंढो, लॉजिकली सोचो, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पर भी ये स्कॉलर जाते हैं अपने साथ में न्यू स्पिरिट और आइडियाज़ को लेके जाते हैं, लोगों को बोलते हैं सोचो। इस तरीके से इन लोगों ने इंटरेस्ट जगाया लोगों में कि भैया ग्रीक फिलॉसफी को पढ़ो, साइंस को पढ़ो, आर्ट को पढ़ो, लिटरेचर को पढ़ो, ठीक है। और पढ़ने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा, ये लोगों को समझा पाए और लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया। और बेटा ये जो पुनरुत्थान हुआ, रिवाइवल हुआ किसका? ग्रीक क्लासिक्स लर्निंग का। इसी ने रास्ता बनाया किसके लिए? रेनेसांस। बेटा अब रेनाइसेंस या रेनेसांस कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो आज हम सोए और सुबह बिल्कुल सारी चीज़ें बदल गई, चेंज हो गई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। धीरे धीरे करके विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें बदलती गईं, लोगों ने सोचना समझना चालू किया। तो जब रिवाइवल हुआ किसका? लर्निंग ऑफ ग्रीक क्लासिक्स जो थे उनकी जो लर्निंग थी पहले, उसमें रिवाइवल हुआ, ठीक है। जिस तरीके से लोग सोचते समझते थे, पढ़ते थे, उसमें रिवाइवल हुआ। और उसी से रास्ता बनता है किसके लिए? पुनर्जागरण के लिए, रेनेसांस के लिए। अब हम पढ़ेंगे डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म।
फ्यूडलिज्म मैंने पहले भी बताया, क्या हिंदी मीनिंग होता है इसका, सामंतवाद। सामंती प्रथा जो थी उसका धीरे धीरे करके डिक्लाइन होने लगा। तो बेटा ये सामंतवाद सिर्फ यूरोप में नहीं था, ये इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था, दुनिया के और डिफरेंट पार्ट में था, पर ये सिस्टम एक टाइम के बाद कोलैप्स कर गया। फ्यूडलिज्म वॉज अ सिस्टम, फ्यूडलिज्म एक सिस्टम हुआ करता था मिडिवल यूरोप में, जहाँ पर सोसाइटी ऑर्गेनाइज होती थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंड टेन्योर। ठीक है, ज़मीन कितनी होगी, किसके पास होगी, कब तक होगी, इस हिसाब से हमने सोसाइटी को क्या कर रखा था, ऑर्गेनाइज कर रखा था। इस सिस्टम में क्या होता था, जितने भी लोग जो किंग से नीचे वाली पोजीशन में हैं, ठीक है, तो बेटा राजा और राजा के नीचे जितने भी लोग होंगे, टू द लोएस्ट लैंड ऑनर, वो लैंड ऑनर जिसके पास कम से कम ज़मीनें भी होगी, वो तक राजा की बातें मानेगा और डिफेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी। ठीक है, राजा हुआ, राजा के नीचे जो 4 लोग हुए, उसके नीचे जो 4 लोग हुए, मतलब लोएस्ट लैंड ऑनर तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो राजा की बातें मानेगा और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड डिफेंस सर्विसेज देगा, किसको, किंग को। अब इसके बदले में राजा उनको क्या देते थे, तो राजा उन्हें दे देते थे बड़े बड़े स्टेट्स, है ना, उनके जो लॉर्ड्स होते थे, मतलब जो राजा जिन जिनको लोगों को अपॉइंट कर लेगा, सामंत बना देगा, उनको बड़े बड़े ज़मीनें दे देता था, जिन्हें क्या कहा जाता था, ड्यूक्स, अर्ल्स। और ये जो लॉर्ड्स होते थे फिर इस ज़मीन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे लेसर लॉर्ड्स में, बैरॉन्स में। ठीक है, पहले राजा ने इन लोगों को ज़मीनें दी, फिर इनने इनकी ज़मीनों को इन 3 में बांट दिया। तो ठीक है, तो ये तो हो गए किंग, ये हो गए ड्यूक्स, अर्ल्स, फिर ड्यूक्स के नीचे ये हो गए लेसर लॉर्ड्स, बैरॉन्स, जो क्या देंगे बेटा, मिलिट्री सपोर्ट देंगे। ये जो बैरॉन्स होंगे, लेसर लॉर्ड्स होंगे, ये क्या प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट। जो ड्यूक्स और अर्ल्स हुआ करते थे वो डायरेक्टली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ करते थे, किंग के लिए। ड्यूक्स और जो अर्ल्स होते थे इनका डायरेक्ट एलिजियंस, डायरेक्ट समर्थन किसको होता था, किंग को होता था। जबकि कुछ जो बैरॉन्स लोग होते थे उनका एलिजियंस ड्यूक्स और अर्ल्स के साथ होता था, वो राजा को नहीं जानते थे। ठीक है, राजा के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता होता था उनकी लॉयल्टी, उनकी एलिजियंस किसके साथ जुड़ी होती थी, ड्यूक्स और अर्ल्स के साथ। द नाइट्स फॉर्म द लोअर कैटेगरी ऑफ फ्यूडल, और फ्यूडल की जो लोएस्ट कैटेगरी होती थी उसमें कौन होते थे, नाइट्स। तो पहले नाइट्स होंगे, बहुत सारे नाइट्स के ऊपर एक बैरॉन होगा और बहुत सारे बैरॉन के ऊपर एक कौन होगा, अर्ल्स या ड्यूक्स। ठीक है, और ड्यूक्स किसको सपोर्ट करेंगे, किसके साथ जुड़े होंगे, वो किंग के साथ। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसके टुवर्ड्स है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इसके टुवर्ड्स है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके टुवर्ड्स है। इस तरीके का हुआ करता था फ्यूडल स्ट्रक्चर, जिसमें ये इन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये इन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सीधे किसके टुवर्ड्स है, किंग के टुवर्ड्स है। मतलब ये किसके लिए काम करेंगे, इनके लिए, ये किसके लिए काम करेंगे, इनके लिए, और ये फाइनली किसके लिए काम करेंगे, राजा के लिए। जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे बेटा, वो लैंड को कल्टीवेट नहीं करते थे, वो लैंड को कल्टीवेट करने के लिए किसको दे देते थे, पीजेंट्स को। जो छोटे छोटे किसान होते थे वो उनकी लैंड को कल्टीवेट करते थे। ठीक है, अब यहाँ पर पीजेंट्स बहुत परेशान रहते थे क्योंकि ओनरशिप लैंड की उनके पास नहीं होती थी। फ्यूडल लॉर्ड्स नए नए अलग अलग तरीक़ों से उन्हें परेशान किया करते थे। जो सोसाइटी होती थी वो क्या हुआ करती थी बेटा, सोसाइटी एक ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन की तरह होती थी। ये ए ग्रेड वाले हैं, ये बी ग्रेड वाले हैं, ये सी ग्रेड वाले हैं, और इनमें यूजुअली हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता था। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही रैंक में आपको चलना है, एक ही रंग में आपको रहना है। ठीक है, आप डिविएट नहीं कर सकते। जैसे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था ना पहले, कि भाई आप इस कास्ट के हो तो इसी कास्ट में रहोगे, आप आपका ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला, आपको पढ़ने का राइट है, आपको पढ़ने का राइट नहीं है, कुछ उसी टाइप का था। कि जो सोसाइटी थी वो ग्रेडेड ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, जहाँ पर हार्डली एनी चांस होता था कि भाई किसी की सोशल मोबिलिटी होगी या किसी की प्रोग्रेस होगी। जो जहाँ पर है वो ये वाले इसी पोजीशन में रहेंगे, ये वाले इसी पोजीशन में रहेंगे, और ये वाले इसी पोजीशन में रहेंगे।
इवन यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ राइट्स भी अवेलेबल नहीं थे. इट वॉज ऑल्सो अपोज टू फ्रीडम. किसी को कोई फ्रीडम नहीं थी, इक्वालिटी ऑफ राइट्स नहीं थे. पर ये जो फ्यूडलिज्म था ये 13th-14th सेंचुरी में डिक्लाइन करने लग गया. ठीक है, क्यों डिक्लाइन करने लग गया? क्योंकि अब लोगों के पास एक शक्ति थी और वो शक्ति थी फ्री थिंकिंग की, सोचने की, समझने की. ठीक है, उसके बाद ये हुआ बेटा कि बहुत पीस और फ्रीडम सोसाइटी में आ गया जब फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ. और जब फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन हुआ लोग नए तरीके से सोचने लगे, समझने लगे, सोसाइटी में शांति आई, तो नई लर्निंग की भी ग्रोथ हुई. 13th-14th सेंचुरी में डिक्लाइन हुआ फ्यूडलिज्म का, जिससे इम्पीटस मिला फ्री थिंकिंग को. लोग सोचने लग गए, समझने लग गए. सोसाइटी में हमने पीस देखा, फ्रीडम देखी. किसके बाद? फ्यूडलिज्म के बाद, जिससे न्यू लर्निंग की ग्रोथ हुई. फिर हमने देखा कि न्यू डेवलपमेंट्स होने लगे. किस किस फील्ड में? आर्ट, लिटरेचर. अगर आपको फ्री सोचने ही नहीं दिया जाएगा, आपके पास फ्री थिंकिंग ही नहीं होगी बेटा, तो आर्ट और लिटरेचर तो आपके किसी काम के हैं ही नहीं, है ना. आर्ट कब आता है? जब आप फ्री हैं, अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो आपको लगेगा यार ये पेंटिंग बनाना है, ये करना है, वो करना है. आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी में नए चेंजेस आए आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म. साइंस भी एग्जिस्टेंस में आ गया. ठीक है, उसमें भी बहुत सारे चेंजेस आने लग गए, डेवलपमेंट होने लग गया. और यहाँ पर हम देखेंगे कि रेनेसां का राइज इनकी वजह से भी हुआ. किसकी वजह से? न्यू लर्निंग की वजह से. न्यू लर्निंग इन द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंस. देन न्यू ट्रेड रूट्स. अब सबको पता है वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, बार्थोलोम्यू निकले दुनिया को ढूंढने, और इन्होंने नए 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 ट्रेड रूट्स को ढूंढ लिया. और इसकी वजह से भी हमने देखा कि बहुत सारे चेंजेस यूरोपियन सोसाइटी में आए. जो नेविगेटर्स थे, कहाँ के? पोर्चुगल के, स्पेन के, उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उन्होंने क्या किया? जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन किए, डिस्कवर किया नए नए ट्रेड रूट्स को. देखो, किस कंट्री के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते, ये डिपेंड करता है कि वहाँ जाने का रास्ता आपके पास है कि नहीं. तो बहुत सारे एरियाज़ तक हम पहुँच नहीं पा रहे थे, तो वहाँ पर क्या कल्चर है, क्या कस्टम है, क्या ट्रेडिशन, हमें पता ही नहीं था. पर इन सब को ईजी बना दिया क्रिस्टोफर कोलंबस ने, बार्थोलोम्यो ने, वास्को डी गामा ने. ठीक है, तो बहुत सारे नेविगेटर पोर्चुगल से, स्पेन से निकले. उन्होंने बहुत सारे जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन किए, नए नए ट्रेड रूट्स को ढूंढा. कंस्टेंटिनोपल यूरोपियंस के हाथों से, क्रिश्चियंस के हाथों से चला जाता है. किसके पास? टर्क्स के पास 1453 में. ठीक है, तो जो वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड रूट था वो क्लोज हो गया. अब बीच में तुर्क लोग हैं, वो कंस्टेंटिनोपल से आपको पास ही नहीं होने देंगे. आप कैसे ईस्ट की तरफ आओगे? पॉसिबल ही नहीं था. पहले क्या होता था बेटा? बहुत सारे स्पेनिश, पोर्चुगल, इंग्लिश, ये लोग इंडिया तक, है ना, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम तक पहुंच जाते थे. कैसे पहुंच जाते थे? क्योंकि कंस्टेंटिनोपल इनके पास था. पर जैसे ही कंस्टेंटिनोपल तुर्कों के हाथ में आता है, तुर्क क्रिश्चियनिटी को फ्री एक्सेस नहीं देते क्रिश्चियन लोगों को कि यहाँ से जाओ. तो अब इन्हें नए नए रास्तों की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, क्योंकि अब ये कैसे पहुँचेंगे ईस्ट तक? क्योंकि ईस्ट से ये लोग ट्रेड करने लग गए थे, ट्रेड में इन्हें बहुत बेनिफिट मिल रहे थे. तो अब इन्हें लग रहा था कि भाई नए रास्ते तो खोजने पड़ेंगे. इसकी वजह से जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स को हम बाद में पढ़ेंगे. मैंने क्रिस्टोफर कोलंबस का तो आपके साथ जिक्र किया, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका को ढूंढा, साउथ अमेरिका को ढूंढा और कैरेबियंस को ढूंढा. पर फर्डिनेंड मैगेलन, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. क्यों? क्योंकि इन्होंने एक जगह से घूम के पूरा समुद्र क्रॉस करके वहीं आके ये साबित कर दिया कि दुनिया है गोल 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 और सारे ओशन आपस में कनेक्टेड है. तो फर्डिनेंड मैगेलन को भी हम बोल नहीं सकते. सरकम नेविगेशन था इनका, है ना. इस तरीके से ये अर्थ को घूम के वापस पहुंच गए थे. तो बेटा ये जो यूरोपियन नेविगेटर्स थे, इनको लगने लगा कि भैया अब हमें नए सी रूट्स को ढूंढना पड़ेगा. जो प्रिंस हेनरी थे, नेविगेटर थे. नेविगेटर मतलब जो सी में नेविगेट पर पाए, चल पाए, उसे कहते हैं ना. जो नेविगेटर थे पोर्चुगल के, उन्होंने नया रास्ता ढूंढ लिया अफ्रीका के लिए. ठीक है, तो प्रिंस हेनरी जो कि एक नेविगेटर थे, कहाँ के? पोर्चुगल के, उन्होंने अफ्रीका तक जाने का रास्ता ढूंढ लिया. फिर आए बार्थोलोम्यो. तो बार्थोलोम्यो डियाज ने सक्सेसफुली
कहाँ का रास्ता दिखा दिया, केप ऑफ गुड होप। ये अफ्रीका के बिल्कुल कॉर्नर तक पहुँच गए, है ना। कहाँ तक, केप ऑफ गुड होप तक। देखो पोर्चुगल के प्रिंस हेनरी ने अफ्रीका तक जाने का रास्ता ढूंढा। बार्थोलोमियो कहाँ तक पहुँच गए, अफ्रीका के एंड तक, मतलब यहाँ तक, इस पॉइंट तक जिसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप, ठीक है, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीका का। फिर कोलंबस ने डिस्कवर किया अमेरिकाज को 1492 में। फिर आई वास्को डी गामा की बारी, और वास्को डी गामा सेल करते करते अपनी शिप में बैठ के कहाँ तक पहुँच गए, इंडिया तक पहुँच गए। इंडिया के कोझिकोड तक पहुँच गए, कब, 1498 में। तो अमेरिका को खोजा किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में। वास्को डी गामा इंडिया पहुँच गए 1498 में। क्लियर है। फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने जो वॉयज किया, जो यात्रा की, उन्होंने पूरी दुनिया घूमी, पूरे वास्ट ओशियन को डिस्कवर किया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पैसिफिक ओशन। और इन्हीं डिस्कवरीज़ की वजह से हमने देखा कि ईस्ट और वेस्ट के बीच में कांटेक्ट बन पाए। अगर ये सी रूट नहीं होते तो ईस्ट और वेस्ट के बीच में कांटेक्ट नहीं बन पाते और आइडियाज़ का फ्यूजन नहीं हो पाता, हम इतने ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते। तो जैसे ही ये नए ट्रेड रूट्स ओपन हुए, इन्होंने सिर्फ ट्रेड को ही एनकरेज नहीं किया बेटा कि भाई सिर्फ ट्रेड ही कर रहे हैं। इन्होंने एडवेंचर की जो फील्ड थी, जो स्पिरिट थी, मेंटल होराइजन जो था, उसको ब्रॉडन कर दिया। एक दूसरे की कल्चर को देख के, एक दूसरे के साइंस टेक्नोलॉजी को देख के, मैनेजमेंट को देख के हम बहुत कुछ सीखते हैं। और ऐसा ही हुआ कब, जब आपने अमेरिका को ढूंढ लिया, अमेरिका तक जाने के रास्ते को ढूंढ लिया, अमेरिका को नहीं ढूंढा, अमेरिका तक जाने के रास्ते को ढूंढ लिया, इंडिया तक आने के रास्ते को ढूंढ लिया, और बहुत सारे डेवलपमेंट यहाँ पर होने लगे। बेटा अब हम पढ़ेंगे 4th पॉइंट जिसकी वजह से रेनेसांस हुआ, वो था स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी का मतलब क्या होगा, पूछताछ की भावना, है ना। अब लोग क्वेश्चन करने लग जाएंगे, ठीक है, ये है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है। तो जब मिडवल एज थी तो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, फिज़िकल हो मेंटल हो, उन्हें कंट्रोल और गाइड करते थे कौन, पोप और चर्च। जो पोप ने बोल दिया परम सत्य, जो चर्च ने बोल दिया उससे बड़ा कुछ सत्य हो ही नहीं सकता। इस तरीके से चल रहा था मिडवल एजेस में। जो ह्यूमन माइंड था वर्चुअली उसे इंडिपेंडेंटली सोचने की आज़ादी थी ही नहीं, वो बेचारा सोच ही नहीं पाता था। हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, जो पोप ने क्या दिया वही सही है, जो चर्च ने क्या दिया वही ठीक है। तो जो ह्यूमन माइंड था वो वर्चुअली सोचता ही नहीं था, उसे अलाउ ही नहीं था कि वो कुछ सोचे, इंडिपेंडेंटली कुछ सोच पाए, ठीक है। पर बेटा इसी टाइम में बहुत सारे स्कॉलर्स हुए, ठीक है, जिन्होंने इस बात को डिस्कार्ड किया, किस आइडिया को, मिडिवल पीरियड के इस आइडिया को, कि आपको सोचना ही नहीं है, आपको जो बोल दिया वो करना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्यूरोसिटी होना चाहिए, आपके अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए, आपको चीज़ों को जानना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। दे थॉट ह्यूमन बीइंग्स, इन्होंने लोगों को सिखाया कि भाई तुम जानो ऐसा क्यों हो रहा है, चीज़ें ऐसी हैं तो क्यों हैं। फिर से सुनो बेटा, बहुत सारे स्कॉलर इसी टाइम में ऐसे हुए जिन्होंने इस आइडिया को डिस्कार्ड कर दिया कि आपको ब्लाइंडली पोप को, चर्च को फॉलो करना है, ठीक है। वो मिडवल पीरियड के इस आइडिया को पूरी तरह खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप सब अपने अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी को डेवलप करो, सेंस ऑफ क्यूरोसिटी सबके अंदर होनी चाहिए। उन्होंने लोगों को सिखाया कि भाई आप जानो, क्या जानो, वाई एंड हाउ ऑफ थिंग्स, चीज़ें क्यों और कैसे, चीज़ें क्यों हैं, चीज़ें कैसे हैं, ठीक है। और सिर्फ इसीलिए किसी भी बात को सही मत बोल दो, क्योंकि जो थियोलॉजीज़ हैं, जो चर्च हैं, वो इस बात को सही बोल रहे हैं। समझ में आया। तो अब ये ओपनली लोगों को बोल रहे हैं कि भाई आप क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करना चाहिए। तो बेटा ये जितने भी स्कॉलर्स होते हैं ये लोगों को बोलते हैं कि भाई आप किसी भी चीज़ को इसीलिए सही नहीं मान लो, या हम इसीलिए किसी चीज़ को सही ना मान लें क्योंकि चर्च या धर्मशास्त्र, थियोलॉजीज़ का मतलब क्या होता है, धर्मशास्त्र, जो जैसे बाइबल है, बाइबल क्या है, धर्मशास्त्र है ना, थियोलॉजी है।
कुरान क्या है, थियोलॉजी है, तो ये बोल रहे हैं जितने भी स्कॉलर हैं कि भाई हम बिल्कुल इस बात को इसलिए सही नहीं मान लेंगे कि चर्च ने ऐसा बोला है तो ऐसे ही होगा, धर्मशास्त्र ऐसा कह रहे हैं तो ऐसे ही होगा। उसके पीछे के लॉजिक को, रीज़न को जानो, तब उसको सही मानना है। इवन जो स्कॉलर्स थे वो चर्च की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करते थे। दे क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द चर्च, वो चर्च की अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करते थे। जितने भी ये स्कॉलर थे जिनकी वजह से रेनेसांस हुआ, वो लोगों से बोलते थे कि भाई अब तुम्हें बदलना है, ट्रांजिशन होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, फेथ टू रीज़न। ठीक है, आपकी जो आस्था थी, ये विश्वास था, इससे अब आप किस पे आ जाओ, रीज़न पे आ जाओ। चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, एक्सपेरिमेंट करो, जानो तो कि चीज़ें सही हैं कि नहीं हैं। तो फेथ से रीज़न, रीज़न ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। फॉलोइंग वर द फैक्टर्स विच वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। अब हम वन बाय वन वो फैक्टर्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आई। पहला तो है रोल ऑफ ओरिजिनल थिंकर्स। ठीक है, अरे पहला है रोल ऑफ ओरिजिनल थिंकर्स। भाई उस टाइम में भी कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने सोसाइटी को चेंज करने की बात की, लोगों को एनकरेज किया, इंडिपेंडेंटली सोचो, है ना। तो जब मिडवल एजेस थी, मध्यकालीन युग था, मध्य युग था, मिडवल एजेस, तो चर्च डिस्करेज करता था ओरिजिनल थिंकिंग को और स्कॉलर्स को कहता था कि भाई जो चर्च ने कह दिया, जो डॉगमास चर्च के हैं, आपको उस पे ही फेथ रखना है। चर्च के सिद्धांत हैं, जो चर्च के रूल्स रेगुलेशन है, जो वो डॉगमास, इसका मतलब होता है सिद्धांत, है ना, रूल्स रेगुलेशन। आपको ओरिजिनल थिंकिंग की ज़रूरत नहीं है, आप तो जो चर्च बोल रहा है वो सुनो, है ना। और चर्च के डॉगमास, चर्च के प्रिंसिपल्स पे फेथ रखो। पर जो ओरिजिनल थिंकर्स थे वो चर्च की अथॉरिटीज़ को इन बातों को सुनकर डरे नहीं, उन्हें इतनी आसानी से सप्रेस नहीं किया जा सकता है था। ठीक है, कुछ लोग तो होते ही ऐसे हैं ना, जो कुछ भी हो जाए हम तो वही करेंगे जो हमें सही लगता है। कुछ टाइम तक तो कुछ लोग चुप रहे, है ना, पर जो ओरिजिनल थिंकर्स थे उन्हें क्या आप सप्रेस कर सकते थे लॉन्ग टाइम तक? तो लॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक तो उनकी जो सोच थी उसे दबाया नहीं जा सकता था। तो कुछ बोल्ड, ठीक है, स्वतंत्र विचार वाले जो लोग आए, उन्होंने चर्च को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, चर्च की बहुत बुराइयां की और लोगों से कहा कि भैया खुद की अपनी थिंकिंग को डेवलप करो, इतने अंधभक्त मत बनो कि जो भी कुछ आपसे कहा जा रहा है सिर्फ उस पर विश्वास कर ले रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब मिडवल एजेस थी तो चर्च ने डिस्करेज किया ओरिजिनल थिंकिंग को और स्कॉलर से कहा, उन्हें डिस्करेज किया, उनसे कहा कि भाई आपको चर्च के जो डॉगमास हैं, चर्च के जो प्रिंसिपल हैं, सिर्फ उस पर विश्वास करना है। पर लंबे टाइम तक वो लोगों की फीलिंग्स को दबा कर नहीं रख पाए, उनकी सोच को दबा पर नहीं रख पाए। कुछ इंडिपेंडेंट थिंकर्स हुए, क्रिटिक्स हुए, ठीक है, जिन्होंने चर्च की बहुत बुराइयां की, चर्च को बहुत क्रिटिसाइज़ किया और अपनी खुद की फीलिंग को लोगों से कहा कि अपनी खुद की सोच को आप जगाओ, खुद से सोचो, खुद से समझो। जैसे ऐसे ही कुछ महान थिंकर्स थे, क्रिटिक थे, उनका नाम है रोजर बैकन, एबेलार्ड, थॉमस एक्विनास। इन्होंने पूरी की पूरी प्रोसेस को, थॉट प्रोसेस को ही रेवोल्यूशनराइज किया, उसमें एक क्रांति ला दी और रीज़न के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया। ठीक है, समझ में आ रही बात? किस किस की बात अभी हमने की? रोजर बैकन, एबेलार्ड, थॉमस एक्विनास। इन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया पूरी की पूरी थॉट प्रोसेस को और ज़्यादा से ज़्यादा जोर दिया रीज़न पे, कारण पे। ये जो ओरिजिनल थिंकर्स थे इन्हें ही हम फॉर रनर्स कहते हैं रेनेसांस के, कि ये नहीं होते तो रेनेसांस नहीं होता। अब हम बात करेंगे क्रूसेड्स की। क्रूसेड्स को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा धर्मयुद्ध। क्या बोलते हैं? धर्मयुद्ध। क्रूसेड्स क्या होते हैं? धर्मयुद्ध। क्रूसेड्स किस किस के बीच में हुए? मुस्लिम्स के बीच में और क्रिश्चियंस के बीच में। जो क्रूसेड्स थे वो रिलीजियस एक्सपीडिशनरी वॉर थे, जिनका गोल था, दोनों साइड से अलग अलग गोल था। मुस्लिम चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उनके कंट्रोल में आ जाए और चर्च चाहते थे हमारा
या जो क्रिश्चियनिटी थी वो चाहती थी हमारा जो एरिया जो तुर्कों ने कब्ज़ा लिया है, मुस्लिमों ने कब्ज़ा लिया है, वो हमें वापस मिल जाए। तो इसे कहा जाता है धर्म युद्ध। दोनों ही साइड से जो लोग लड़ रहे थे वो अपने आप को सही बताते थे और अपने एरिया के एक्सपांशन की बात करते थे। क्रूसेड्स क्या हैं, धर्मयुद्ध क्या हैं? वो रिलीजियस एक्सपीडिशनरी वॉर्स हैं जिनका गोल, जिनका एम था रेस्टोरिंग चर्च एक्सेस टू होली प्लेसेस पे चर्च का एक्सेस बढ़ जाए। ठीक है, जो भी आसपास में जितने भी होली प्लेसेस हैं वहाँ पर चर्च का एक्सेस रहे, जहाँ पर अभी नहीं है वो भी उन्हें मिल जाए। और ये कहाँ की बात करें बेटा? जेरूसलेम या यरूशलेम की। ठीक है, दे बॉट द पीपल ऑफ यूरोप इनटू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द पीपल ऑफ एशिया। इन लोगों ने क्या किया बेटा कि लोगों को डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में लाए? एशिया के कांटेक्ट में लाए। जो क्रूसेड्स थे उन्होंने वेस्टर्न यूरोपियन आइडियाज़ को कहाँ पर ले आए? ईस्ट में ले आए। और इसकी वजह से लोगों का आउटलुक वाइडन हो गया, सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई। लोगों ने रिलाई किया रीज़न पे रादर दैन ब्लाइंड फेथ। ब्लाइंड फेथ जो पहले चर्च पे होता था, ठीक है, पोप पे होता था, अब उससे ऊपर उठ के कहीं इन्होंने रीज़न की बात की, सोचने की बात की। इससे क्रूसेड्स हो रहे थे बहुत सारी प्लेसेस को अक्वायर करने के लिए मुस्लिम्स और क्रिश्चियन के बीच में, और स्पेशली वो चर्च जो किसके पास थे? यरूशलेम के पास थे। देन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। इन द एज ऑफ फेथ साइंस हैड लिटिल स्कोप फॉर डेवलपमेंट। जब आप आस्था, ब्लाइंड फेथ, है ना, अंधभक्ति पे विश्वास रखते हैं तो वहाँ पर साइंस ऑटोमेटिकली अपनी प्लेस को खो देता है। वहाँ साइंस के डेवलपमेंट की कोई गुंजाइश नहीं होती। पर कुछ मिडेवल स्कॉलर्स थे जिन्होंने साइंटिफिक एटीट्यूड की बात की, साइंटिफिक एटीट्यूड को रखा, अपने बच्चों से कहा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करो, नेचर को ऑब्ज़र्व करो, जानो, सोचो, समझो कि कौन सी चीज़ कब हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों सनराइज़ करता है फिर सनसेट कर जाता है, ये एक साइकिल सीज़न की है, ये कैसे चल रही है। तो बहुत सारे नए इन्वेंशंस हुए और नई डिस्कवरीज हुई कब? जब हमने चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना चालू किया। अब जहाँ डेवलपमेंट होने लगा साइंस का, वहाँ पर इंक्वायरी के स्पिरिट और ज़्यादा बढ़ गए, साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों के बीच में बढ़ गया। जब तक हमें चीज़ें पता नहीं होती, हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तब तक ठीक है, पर जब ये करने लगते हैं तो रोज़ कुछ नया करते हैं। रॉजर बेकन contemplated the use of horseless carriage and flying machines। पर रॉजर बैकन बात करते हैं कि भाई क्या हम हॉर्सलेस कैरिजेस बना सकते हैं, कैसी गाड़ी जिसमें घोड़े ना हो, फ्लाइंग मशीन्स। कोपरनिकस ने प्रूव किया कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। किसने प्रूव किया? ये कोपरनिकस ने। फिर हमारे गैलीलियो भैया ने तो टेलीस्कोप डेवलप कर दिया। कोपरनिकस ने बताया सन इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, गैलीलियो इन्वेंटेड टेलीस्कोप। और ये जो इन्वेंशंस थे इन्होंने लोगों के आउटलुक को और ज़्यादा बढ़ा दिया और ओल्ड बिलीव्स, ओल्ड ट्रेडिशन को एंड किया। इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस। अब प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद तो सब बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा बेटा। चलो, तो जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो आई जर्मनी में, लाने वाले थे गुटेनबर्ग। ठीक है, कब आई? मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के मिडिल में जर्मनी में आई एक प्रिंटिंग प्रेस, लाने वाले कौन थे? गुटेनबर्ग। लेटर ऑन कैक्सटन इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंग्लैंड। बाद में कैक्सटन ने इनको, मतलब एक प्रिंटिंग प्रेस कैक्सटन ने इंग्लैंड में भी इंट्रोड्यूस की, पर बाद में पहली जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो जर्मनी में आई, लाने वाले थे गुटेनबर्ग। कब आई? मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी, मतलब 1450s में ये कभी आई होगी। जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आई, ये पॉसिबल हो गया कि हम बुक्स को लार्ज नंबर में बनाने लगे। ठीक है, जो बाइबल थी और दूसरे जो रिलीजियस क्लासिकल बुक्स थे वो प्रिंट होने लगे, है ना, और पूरे यूरोप में अवेलेबल होने लग गए। प्रिंटिंग प्रेस से नॉलेज का स्प्रेड हुआ फार एंड वाइड। वो डिबेट्स
वो डायलॉग्स जो आमने सामने बैठ के हो सकते थे, अब प्रिंट के थ्रू फार एंड वाइड हो गए थे। स्कॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो गया था कि वो प्रिंटेड बुक्स को पढ़ पाएँ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट के कंपैरिजन में। देखो राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, पहचानने में मुश्किल होती, पर अब जो हमारे स्कॉलर्स हैं उनको बुक्स ईजिली अवेलेबल हो गई, और ऐसी बुक्स जो वो समझ पा रहे हैं, ठीक है, जिनमें उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ रहा राइटिंग की वजह से। मिडिल एजेस में बुक्स जो थी वो ऑर्डिनरी पीपल के पास भी पहुंची। पहले वो बुक्स जो कुछ लोग पढ़ पाते थे अब इतनी वाइडली अवेलेबल हैं कि ऑर्डिनरी पीपल तक पहुंच रही हैं। जो प्रिंटिंग प्रेस है जब यूरोप में आई तो उसने बुक्स को मल्टीप्लाई किया और प्रत्येक व्यक्ति मतलब कॉमन पीपल के बीच में भी इसको पहुंचा दिया। क्लियर है? तो प्रिंटिंग प्रेस के आने के बाद बहुत फ़ायदे हुए। डिबेट्स डायलॉग फार एंड नियर एरियाज़ में होने लगे। बुक्स सिर्फ रिच के पास नहीं रही, मास के पास आ गई, ठीक है। कुछ रिलीजियस बुक आई तो कुछ क्लासिकल बुक आई। लोगों को जिसमें इंटरेस्ट था वो बुक्स लोग पढ़ने लग गए। पढ़ के तो आप अपने दिमाग को शार्प कर ही सकते हो। प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स इन्फ्लुएंस पीपल एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड बदलने लगा टुवर्ड्स लाइफ। न्यू अवेकनिंग आ गई यूरोप में। प्रिंसिपल्स ऑफ रेनेसांस, जैसे मैंने पहले ही बोला कि रेनेसांस कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो सडन हुई, आज सोए सुबह उठा और सब कुछ बदल गया। ये सडन नहीं था, ठीक है। ये धीरे धीरे आने वाला ग्रेजुअल चेंज था, स्पॉन्टेनियस डेवलपमेंट नहीं था, कोई सडन चेंज नहीं था। ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सोसाइटी में चेंजेस आए, ठीक है। इट वॉज बेस्ड ऑन सर्टेन बिलीव्स व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग। जो रेनेसांस था कुछ बिलीव्स पे बेस्ड था, क्या सही है क्या गलत है। इट हैड सर्टेन फीचर्स, इसके कुछ फीचर्स हैं जिन्होंने लोगों के डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो था उसको टच किया। जो कॉमन पीपल थे, जो एरिस्टोक्रेट थे, राजा थे, पोप थे, कोई भी ऐसा नहीं था जो रेनेसांस से दूर रहा। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रेनेसां का आया ही आया। भले ही आप राजा हो, एरिस्टोक्रेट्स हो, पोप हो, कॉमन पीपल हो, व्यक्ति ने कोई ना कोई चेंज इस पर्टिकुलर टाइम में देखा। बेटा अब हम पढ़ेंगे रेनेसां के फर्स्ट प्रिंसिपल को जो है ह्यूमैनिज्म। ह्यूमैनिज्म का मतलब क्या होता है? मानवतावाद। ह्यूमैनिज्म एक बहुत ही रिमार्केबल फेनोमेना था, ठीक है। रेनेसां का एक रिमार्केबल फेनोमेना हमने देखा ह्यूमैनिज्म। ये प्रोडक्ट था एजुकेशन का, लर्निंग का। जब लोगों ने नए तरीके से पढ़ना, चीज़ों को समझना चालू किया तो वहीं से मानवतावाद या ह्यूमैनिज्म के कंसेप्ट को डिराइव किया, ठीक है। ये जो वर्ड ह्यूमैनिज्म है ये लैटिन वर्ड स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस या स्टडीज़ ऑफ मैनकाइंड से आया है। बेसिकली इसका मतलब ये है कि भाई इंसान एक अलग चीज़ है, भगवान एक अलग चीज़ है। बेसिकली इट मीन्स अ डिसाइसिव शिफ्ट इन कंसर्न फॉर ह्यूमन के लिए कंसर्न होना चाहिए, और ह्यूमन के लिए जो कंसर्न है वो डिवाइन मैटर से अलग है। अब बेटा अगर हम ह्यूमैनिज्म की बात करें तो ये किस पे स्ट्रेस देता है? मेन पे। एक्सटोल्ड का मीनिंग होता है गुणगान करना, तो ह्यूमैनिज्म किसका गुणगान करता है? मैन का, आदमी का, ठीक है। और स्ट्रेस देता है उसकी डिग्निटी पर, ठीक है। बेटा देखो बीइंग अ ह्यूमन हम पैदा हुए हैं तो हमारी कुछ डिग्निटी होनी चाहिए, हमारी लाइफ वैसी होनी चाहिए जैसी ज़रूरत है। इस बात पे फोकस करता था कौन? ह्यूमैनिज्म। एक्सटोल का मतलब होता है गुणगान करना, तो ह्यूमैनिज्म का फोकस किस पे था? मैन पे था, उसकी एसेंशियल डिग्निटी पे था, ठीक है। इट वॉज सेंटर्ड ऑन मैन ऑन फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है। आदमी का सुख, आदमी का दुख, आदमी की हड्डियाँ, आदमी का मांस, इसके अराउंड ही सेंटर्ड था ह्यूमैनिज्म। एक आदमी, उसका फ्लैश, उसका ब्लड, उसकी जॉय, उसका शौर्य, ये सब है ह्यूमैनिज्म में। और साथ ही साथ बेटा ये जो रिलीजियस एस्केटिज्म होता है, धार्मिक तपस्या जो होती है, इसका भी विरोध करता है ह्यूमैनिज्म। कोई धार्मिक तपस्या करने की ज़रूरत नहीं है।
इट डिफेंडेड मैंस राइट टू प्लेजर। और ह्यूमनिज्म बात करता है कि भाई बीइंग अ ह्यूमन, आप अगर जन्मे हो धरती पे तो पूरा राइट है कि आप प्लेजर लो, सेटिस्फैक्शन लो, जितनी भी अर्थली आपके डिज़ायर हैं, जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करो, खुश खुश रहो, है ना, प्लेजर भी हो आपके लाइफ में, सेटिस्फैक्शन भी हो। तो जो ह्यूमनिस्ट थे वो एंशिएंट क्लासिक्स जो आइडियाज़ थे, ठीक है, ये डीप में गए। किन किन लोगों ने दिए हुए थे ये आइडियाज़ जिनको ह्यूमनिस्ट ने डीप में देखा, सोचा? प्लेटो, वर्गिल, एरिस्टोटल। कौन बेटा? प्लेटो, वर्गिल, एरिस्टोटल, सिसरो, क्विंटिलियन। इन सब के आइडियाज़ को, जो किस पे बेस्ड थे, ह्यूमनिज्म पे बेस्ड थे, उन्हें ह्यूमनिस्ट लोगों ने डीप में जाकर देखा, सोचा। और ये सब लोग कौन थे? एंशिएंट क्लासिक्स थे। नाउ ग्लोरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन फॉर्म। जो रेनेसांस स्कॉलर थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने ह्यूमन बॉडी को बहुत ग्लोरीफाई किया, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, ठीक है। इनके जो काम थे उन कामों में आपको देखने को मिलेगा, फिर से ध्यान से सुनो, जो रेनेसांस या रेनेसेंस स्कॉलर्स थे, जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने ग्लोरीफाई किया ह्यूमन बॉडी को कि भाई फिज़िकली ह्यूमन बॉडी भी बहुत बढ़िया है, मेंटली भी ह्यूमन बॉडी बहुत बढ़िया है, ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। तो जो इनका काम होता था वो इस विश्वास पे टिका होता था कि भाई एक्टिव माइंड हो, अगर किसी व्यक्ति का दिमाग बिल्कुल सक्रिय है, बॉडी बिल्कुल अच्छे से काम कर रही है, तो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, मिरेकल कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, इवन खुद को खुश रख सकता है, ठीक है। फिर से सुनो, यहाँ पर किस तरीके से ह्यूमन फॉर्म का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है कि भाई अगर एक व्यक्ति चाहे तो वो अपने आप को भी खुश कर सकता है, दुनिया को भी कंट्रोल कर सकता है, अगर उसके पास एक एक्टिव माइंड है, एक एक्टिव बॉडी है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा फेथ था किसका? हमारे स्कॉलर्स का। कौन से स्कॉलर्स का? जो रेनेसांस स्कॉलर्स थे, ठीक है, उनका। और ये जो स्पिरिट थी ह्यूमनिज्म की, है ना, ये हमें नए आर्ट लिटरेचर में भी देखने को मिलती है। जो रेनेसांस आर्टिस्ट थे उन्होंने उनके सब्जेक्ट्स को, ठीक है, या किससे? बाइबल से, पर उन्हें पोइट्री किस फॉर्म में किया? ह्यूमन फॉर्म में। जो रेनेसेंस आर्टिस्ट थे उन्होंने अपने सब्जेक्ट को तो बाइबल से लिया, पर उसे ह्यूमन फॉर्म में पोइट्री किया। और फॉर्म कैसा था? अर्थली ब्यूटी, वाइगर, मतलब बेटा अर्थली ब्यूटी और वाइगर का। तो सुनो, देखो, अर्थली ब्यूटी का मतलब है सांसारिक सौंदर्य, जो हमारी अर्थ के ऊपर जो ब्यूटी अवेलेबल है वो। वाइगर बोले तो शक्ति। यहाँ पर ये हमारे जीसस क्राइस्ट हैं, ये मैरी हैं, है ना, देखो इन्हें ह्यूमन फॉर्म में ही दिखाया गया है। लास्ट बेटा अब हम पढ़ेंगे स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। पहले भी हमने पढ़ा है। तो बेटा जो जितने भी रेनाइसेंस के टाइम में ह्यूमनिस्ट हुए, पुनर्जागरण के टाइम पे मानवतावादी जो लोग हुए, उनका पूरा विश्वास था इस बात पे कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मैन है, उसमें लिमिटलेस पोटेंशियलिटी है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है। पर साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उसे अपने पास्ट को भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो स्पिरिट होती है इंक्वायरी की, वो एक्सटेंड करती है साइंटिफिक इंक्वायरी से नेचर, एक्सप्लोरेशन, एक्सपीडिशन तक पहुंचती है। करके देखो, जानो, समझो, ऑब्जर्वेशन करो, अन्वेषण करो, और फिर ये नॉलेज के जितने भी रिल्म है, जितने भी फील्ड है, वहाँ तक पहुँचती है। और ये भी एक कॉज बनता है रेनेसां का। बेटा बिगिनिंग ऑफ रेनेसां हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में, ठीक है।